हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस सेशन में जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इस चैप्टर के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम सॉल्व कर चुके थे इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उससे पहले इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम कर चुके थे कंप्लीट। तो अब बारी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, इन सब के लिए जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के वीडियोस को देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और आप अपनी पढ़ाई आराम से विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स कर सकते हो सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आइए हम आज का सेशन इस अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इस बारे में क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्चुअली क्या क्या चीजें। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमें कैसा दिखता है? प्लांट सेल के अंदर हमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल दिखेगा और हमें जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ दिखेगा? कोने कोने में दिखेगा और पेरीफेरी में न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, कोई भी सेल, हमने प्लांट के टिश्यूज भी पढ़े, ठीक है, तो ऐसे जो भी होंगे सेल्स, उनके पास बहुत बड़ा सा वैक्यूल, छोटा सा न्यूक्लियस, बड़ा सा वैक्यूल, छोटा सा न्यूक्लियस, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो ये जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, इसकी विशेषता क्या होती है कि प्लांट सेल के अंदर ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है? प्लांट सेल के अंदर ये कर लेता है 50 to 90% ऑफ द स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। और बची हुई स्पेस में फिर कौन रहता है? बाकी कंटेंट ऑफ द सेल, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, मतलब पूरा प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल पेरीफेरी की तरफ जो है वहां अरेंज हो जाता है। पेरीफेरी की तरफ कॉर्नर में क्यों गया? क्योंकि वैक्यूल जगह ही नहीं देगा। और वैक्यूल जो होता है उसकी मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसको। तो वो जो टोनोप्लास्ट वाली मेम्ब्रेन है, उसका ये नेचर होता है कि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सारी चीजों को वैक्यूल के अंदर भेज देता है और इसी रीजन से वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक, तो वैक्यूल का काम क्या रहता है? जब इतना बड़ा वैक्यूल सेल के अंदर बैठा है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करेगा। तो वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का, सेल इलोंगेशन का। अच्छा, अगर हम सेल के शेप की बात करें तो जो सेल का शेप इंक्रीज होता है या इलोंगेट होता है तो वो क्यों नहीं होगा? जब वैक्यूल ही इतना बड़ा है तो सेल को भी तो स्ट्रेच होना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वो सेल का शेप भी चेंज कर देता है और स्टोरेज का काम करता है, अपने अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है, वाटर स्टोर कर सकता है, फूड स्टोर कर सकता है। नाउ सी, वैक्यूल इन प्लांट सेल हेल्प इन स्टोरेज। बेसिक काम क्या है? स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल, सेल इलोंगेशन एंड प्रोटेक्शन। वेस्ट डिस्पोजल भी वैक्यूल से ही होगा। ठीक है, स्टोरेज के साथ साथ और किसी भी चीज का स्टोरेज वो कर सकता है। सेल इलोंगेशन कराएगा एज वेल एज प्रोटेक्ट करके रखेगा, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वाटर उसमें अगर फिल्ड हो गया, वाटर फिलअप हो जाए अगर वैक्यूल में, तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन के काम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो वाटर है अंदर वो तो सेल यूटिलाइज करने ही वाला है। दैट्स इट, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो आंसर हमारा क्या है? वैक्यूल इन प्लांट सेल हेल्प्स इन, पहला स्टोरेज, दूसरा वेस्ट डिस्पोजल, तीसरा सेल इलोंगेशन एंड फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट डज एस रेफर्स in a 70S and 80S राइबोसोम। जब हम 70S और 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो S का क्या मतलब होता है? तो S जो है, जैसे हमने बोला 70S या हमने बोला 80S, तो इसमें S का मतलब होता है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और एक खास बात जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो ये है कि सेडिमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज, एंड द डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड
साइज। तो ये सारी बातें डेंसिटी और साइज के बारे में। मतलब इस सेडिमेंटेशन का कोएफिशिएंट समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और उसके अंदर हमने राइबोसोम डाला और यहाँ पर इसके पास बहुत सारी रीडिंग्स हैं, ठीक है, ये रीडिंग्स हैं इसके ऊपर। जब हम इस ट्यूब में राइबोसोम को डालेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करना मतलब कि बहुत तेज स्पीड में इसको रन करना, और जब बहुत तेज स्पीड में अपन इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो 70s 80s है वो कैसे आया कि राइबोसोम जो हमारा था, सपोज करो यहाँ पर 70 की यूनिट थी, सपोज करो यहाँ पर 80 की यूनिट थी, तो क्या होगा, राइबोसोम अगर यहाँ 70 वाले पे रुकता है तो बोलेंगे 70s राइबोसोम घूमने के बाद, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद, और अगर 80 पे रुकेगा तो बोल देंगे 80s राइबोसोम। और ये इतनी ऊपर आके रुका कैसे, उसकी साइज और डेंसिटी की वजह से। और यही हमारा जो मेजर होता है, कहना चाहिए, वो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसके अलावा कई बुक्स में स्वेडबर्ग्स यूनिट भी लिखा है। स्वेडबर्ग वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिनके नाम पर इसे ये यूनिट एक्सप्लेन करी गई। ठीक, आंसर देखिए, स्वेडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। एंड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम, व्हेन दिस राइबोसोम इज सेंट्रीफ्यूज्ड इट गिव्स द रीडिंग ऑफ 70 to 80। ठीक, तो उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि ये हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, दैट्स इट, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, mention single membrane bound organelle which is rich in hydrolytic enzyme। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से वाले सेल ऑर्गेनेली के पास प्रेजेंट है जिसकी मेम्ब्रेन है सिंगल। ठीक है, तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको अलग से ये टॉपिक पढ़ाया है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जहां पर 2 मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उन सबको छोड़ दो तो आगे आ जाते हैं 1 मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर। अब एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसके पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक, आप कह सकते हो हाइड्रोलेज, हाइड्रोलाइटिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जो हाइड्रोलाइज, लाइज का मतलब होता है तोड़ना, तो किसी चीज को तोड़ेगी, किसी चीज को ब्रेक कराएगी। और ये ब्रेक किसको कराती है, सपोज कोई फॉरेन बॉडी है तो उसके ऊपर अपना एंजाइम रिलीज करेगी और उस फॉरेन बॉडी को मारने की कोशिश करेगी। कोई वेस्ट है तो उसको हटाने की कोशिश करेगी। तो ये क्या होता है, ये लाइसोसोम होता है। तो मान लो सेल को कभी चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, ठीक, या फिर सेल को कोई इलनेस हो गई, अभी चोट लगी थी, अभी बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपना एंजाइम मतलब लाइसोसोम जो है जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो अपना एंजाइम रिलीज करेगा और सेल को बचाने की कोशिश करेगा, प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, किसी चीज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, विच इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, which is a single membrane structure। और ये जो लाइसोजाइम है इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ऐसा लगता है कि मुझे चोट लग गई होगी, या ऐसा अज्यूम कर लेता है वो कि मुझे चोट लग गई है और अपना एसिड रिलीज कर देता है। तो कभी कभी ये अपने खुद के सेल को भी मार देता है। ये बात भी याद रखना, कभी कभी ये इट किल्स इट्स ओन सेल ऑल्सो। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर द आंसर, ओनली द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट आर गैस वैक्यूल्स, व्हाट आर गैस वैक्यूल्स, स्टेट देयर फंक्शन। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, छोटे छोटे राउंड सर्कुलर बैग्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बैग बोलूं तो ये तो लेमन टर्म हो गया, मतलब कि कॉमन भाषा में हो गया। लेकिन अगर मुझे साइंटिफिकली जाना है, मुझे पढ़ाई की तरफ देखते हुए बात करनी है, तो मैं बोलूंगी कि छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट है। जिन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो बस वही जो वैक्यूल जिसके पास गैस प्रेजेंट है वही हमारा क्या कहलाएगा, वेसिकल। जो कौन सा है, गैस वाला, तो गैस वेसिकल।
ठीक, देखिए गैस वैक्यूल आर एग्रीगेट्स ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस वैक्यूल। अब अगर मैं यहाँ ये नहीं भी लिखूं कि ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो भी ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी जगह पर गैस फिल्ड रहती है, किसी स्पेस में अगर आपको गैस भरनी है तो वहां पे तो कुछ और प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो वो खाली जगह ही होगी। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में भी ऐसे खाली जगह प्रेजेंट होती है जहां पर गैस फिल्ड रहती है। ठीक है, वो खाली जगह क्या होती है हमारे बॉडी में, हमारे फेस में जो प्रेजेंट साइनसेस जिसको बोलते हैं वो। तो किसी किसी को ज्यादा जब जुकाम हो जाता है, ज्यादा सर्दी हो जाती है, तो उस टाइम पर जो साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े साइनस। आप अगर स्कल को देखोगे ना तो उसमें यहाँ खाली जगह दिखती है, हड्डी के ढांचे को देखोगे ना मुंह के, तो उसको यहाँ खाली जगह दिखती है। व्हाट इज दैट? ओपन स्पेस। वो फिल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो ओपन स्पेस है जिसमें गैस रहती है। और जहां इन्फेक्शन होता है, जहां पर जुकाम होता है, तो हमारा जो इन्फेक्टिव वो म्यूकस होता है वो जाने लगता है किसके अंदर? साइनस के अंदर, क्योंकि खाली जगह है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो भी पेशेंट जिसको ये जुकाम हुआ होगा उसको यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द होता है, कभी कभी ज्यादा सर्दी में ऐसा होता है। सो दैट इज द रीजन। तो मैंने आपको क्या समझाया कि गैस जहां पर भी फिल्ड होगी वहां पर एम्प्टी स्पेस होगी, और उसी तरीके से सेल में भी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। तो हॉलो सिलेंडर लाइक है जिसको हम गैस वेसिकल बोलते हैं, लोकेटेड इनसाइड सम बैक्टीरिया। कुछ ही बैक्टीरियाज के अंदर देखी जाती है, नॉट इन ऑल बैक्टीरियाज। दे आर the inflation and deflation of vesicle provide buoyancy। inflation और deflation मतलब फूलना और सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। ठीक है, ये वाला जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है? गैस वैक्यूल की वजह से हो रहा है। ऑफ द वेसिकल प्रोवाइड्स बायंसी, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, अलाउइंग बैक्टीरिया टू फ्लोट एट अ डिस्पायर डेप्थ इन वाटर, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो पानी में भी रह सके। कहीं पर भी बॉडी में अगर बहुत सारी गैस स्टोर होने लगे तो वो हमें बायंसी प्रोवाइड करती है इन द डीप वाटर्स। ठीक है, पानी के अंदर तैर सकते हैं। जब हम स्विम करने के लिए जाते हैं तो हमको बड़े बड़े वो बलून जैसा देते हैं ना, बैग वाला, टू कवर इट अराउंड। क्यों देते हैं? ताकि आप उसमें सिंक ना हो जाओ, उसमें डूब ना जाओ, इसलिए देते हैं। ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले से ही गैस वाला वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो तो डूबेगा ही नहीं, उसको बायंसी मिलती रहेगी। तो ये ही काम होता है किसका? गैस वैक्यूल का। और कहां पर? इन सर्टन बैक्टीरिया, नॉट इन ऑल द बैक्टीरियाज। क्लियर? ओके, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीजोम? पॉलीजोम क्या होता है? जब राइबोसोम यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, एक चेन में एक साथ कलेक्ट हो जाएं बहुत सारे राइबोसोम्स। व्हाट आर दीज? दीज आर राइबोसोम्स। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसको क्या बोलते हैं? ये एमआरएनए के पास क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? ये सब मिलके कहलाते हैं पॉलीजोम। ऑल दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज पॉलीजोम। और जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ मिल गए तो उसका काम क्या है? बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ऐसे सेल, ऐसी जगह, ऐसे ऑर्गन जहां पर ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे लिवर को, हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, ज्यादा काम करना होता है। तो ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है तो उनके सेल्स में कुछ यूनिट ऐसी होगी जो मिल करके, बहुत सारे राइबोसोम्स मिल करके यूनिट बनाएंगे जिसको बोलेंगे पॉलीजोम, जिसका काम होगा मोर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ज्यादा प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब देखिए आंसर। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, मैंने बोला था ना एक एमआरएनए की चेन में बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, और राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट, या फिर बोलते हैं पॉलीजोम। तो क्वेश्चन में पॉलीराइबोसोम अगर लिख देते तो आपके लिए पहचानना इजी हो जाता है कि मैडम पॉली मतलब ज्यादा, राइबोसोम हमको मालूम है, इसीलिए उन्होंने आपको क्या दिया? पॉलीजोम, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, पॉलीजोम को हम नहीं भूलेंगे, हम ये वाला डायग्राम जो यहां पर बना है इसको याद रखेंगे। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और इस एमआरएनए को ये क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीजोम। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द फीचर, What is the feature of मेटामेरिक क्रोमोसोम? हमने अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे। अब मैं एक बार डायग्राम फिर से बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपस में पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें क्या है? दीज आर सिस्टर
क्रोमैटिड्स, एक जैसे, ये क्रोमैटिड की बहनें हैं, ठीक है। तो ये तो क्रोमैटिड है, जब दो क्रोमैटिड मिल गए तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में बीच में ये क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के पास एक डिस्क प्रेजेंट है जो कहलाती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दो सीधे सीधे स्ट्रैंड्स थे, ठीक। ये आपस में चिपकने के बाद बीच में से नैरो हो गए, बीच में से बिल्कुल पतले हो गए, पिचक गए, यही हुआ है, ठीक। तो जिस एरिया से ये बीच में से पिचके, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन आया, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरोइंग, नैरोइंग मतलब पिचक जाना, ठीक है। तो जिस एरिया से ये पिचके वो कौन सी जगह है? वो एकदम बीचों बीच, एकदम सेंटर से पिचके, सेंटर से कॉन्स्ट्रिक्शन आया। और ऐसा कोई क्रोमोसोम जिसमें ऊपर वाले, इसको अपन क्या बोलेंगे? अपर आर्म, इसको क्या बोलेंगे? लोअर आर्म, जिसमें अपर आर्म और लोअर आर्म के साइजेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, वो कहलाता है मेटामेरिक क्रोमोसोम। Clear? It is called as metameric chromosome when the two arms, the upper and the lower arms of a chromosome are equal in sizes. ठीक? That's it. Answer देखिए. Metameric chromosome has middle या फिर medial centromere forming two. Sorry, मैंने इसको centrosome लिख दिया, ये centromere है, ठीक है। मैंने इसको गलती से वो लिख दिया, ये centromere है ना, अभी सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जहां से क्या हुआ, एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल यानी बीच में से सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म। सेंट्रोमियर होता है जो दो इक्वल आर्म बनाता है क्रोमोसोम में, ऊपर का और नीचे का। द शेप ऑफ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज वी शेप्ड। तो ये हमें वी शेप्ड दिखता है। मैडम अभी तो ये हमें वी शेप्ड नहीं दिख रहा, अभी देखो, अभी दिखेगा। अभी दिखा? अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये मुझे वी शेप का ही तो दिख रहा है, दोनों इक्वल साइजेस के हैं, ठीक है। स्केल लेके मेजर नहीं करना है ना, मेरे से थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, पर स्केल लेके मेजर नहीं करना, दोनों के इक्वल साइजेस है, इसीलिए हमने इसको ऐसा बोला। क्लियर? दैट्स इट। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये क्या क्या है। ये क्रोमैटिड है, ये बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्लियर? ओके, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is referred to as satellite chromosome? हमसे पूछा गया है कि सैटेलाइट क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम, जिसको कई बुक्स में सैट क्रोमोसोम के नाम से भी पूछा जाता है, सैट क्रोमोसोम्स। सैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमने अभी तक ये पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो कि ऐसा दिखता है, उसमें बीच में यहां पर सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब इसके पास सेंट्रोमियर मतलब अपन ये मान लें कि ये एक ऐसी जगह है जहां से नैरोइंग हुई है, जहां से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, ठीक। अगर इस जगह को छोड़ दें, ये सेंटर वाली जगह को छोड़ दें, और किसी एंड पर, एक एंड ये है, एक एंड ये है क्रोमोसोम का, है ना, तो अगर इनमें से किसी एंड पर फिर से नैरोइंग हो जाए, फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं सेट क्रोमोसोम या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब देखिए, ये इसका डायग्राम कैसा दिखेगा। अब जब ये होगा तो कैसा होगा, एक नैरोइंग यहां हुई, एक नैरोइंग फिर ऐसे चली, फिर एक नैरोइंग यहां पर हुई, ठीक है, और फिर ये क्रोमोसोम बन गया। तो ये देखो, दो जगह नैरोइंग हुई। तो पहली बार जब नैरोइंग हुई तो हमने बोला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब दूसरी बार नैरोइंग हुई तो कहां पर हुई, यहां पर हुई, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। तो ये दो तरीके के कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये वाले केस में क्या हुआ है कि ये वाले केस में हमारे ये दो क्रोमोसोम ऐसे दिखते थे, इसमें बीच में यहाँ पर नैरोइंग होती थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाले एंड पर भी नैरोइंग आ गई। इस एंड पे कैसे नैरोइंग आ गई मैडम, इस एंड पे ऐसे नैरोइंग आ गई, ऐसे, इस तरीके से। तो इधर भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है। अगर कोई ऐसा क्रोमोसोम दिखे जिसमें दो बार कॉन्स्ट्रिक्शन दिखे, यानी कि दो बार नैरोइंग दिखे, दो जगह से पिचका हुआ दिखे क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर सैट क्रोमोसोम, ठीक।
देखिए, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी जब दूसरी बार ये पिचक गई, ये वाली जगह दूसरी बार नैरोइंग हो गई एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कांस्टेंट लोकेशन मैंने आपको बताया ना, दो एंड्स पे होगा, या तो ऊपर वाले एंड पे हो जाएगा या नीचे वाले एंड पे हो जाएगा। This gives the appearance of small fragments called satellite। इससे ऐसा लगता है कि ये एक अलग से रखा हुआ सेगमेंट है जो सैटेलाइट की तरह दिखता है, ठीक। और टैरबेंट की तरह द क्रोमोसोम आर कॉल्ड सैट और सैटेलाइट क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड बाय सैट क्रोमोसोम। और जो सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर राउंड बॉडीज न्यूक्लियोलस होते हैं, वो इसी सैट क्रोमोसोम की मदद से बनते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दी सैट क्रोमोसोम। जहां पर भी आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो वहां पर दो डायग्राम बना लेना, एक तो ये वाला डायग्राम और एक इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम। ये मैंने एनलार्ज करके आपको बना के बताया है। अगर दो बार कॉन्स्ट्रिक्शन दिख गया तो मार्क कर लेना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, दैट्स इट। अब यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर द 8th चैप्टर जिसका नाम है सेल। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर से मिलूंगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दोनों लेकर के। तो मेरे साथ बने रहना है, लेकिन रिवाइज करते चलना है, कंसेप्ट को वापस से देखते चलना है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक बार पूरा का पूरा क्विक रिविजन देखकर आ सकते हो, ताकि हम अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कल के सेशन में फिर से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अभी आप इन सब सारे वीडियोस को अच्छे से देखें। इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए ये सारे वीडियोस को यूट्यूब के अलावा हमारे ऐप पर और एज वेल एज हमारी वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल कराया है। वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com, ऐप का नाम प्ले स्टोर पर जो आपको मिल जाएगी उसका है मैग्नेट ब्रेन्स। तो आप इसे आराम से ढूंढिए और अच्छे से जो भी आपको पढ़ना है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। सारे वीडियोस सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, हर चैप्टर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको आपके सिलेबस की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो आपको करना क्या होगा, आप टाइप करो www.magnetbrains.com, तो इस तरीके का एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा हमारी वेबसाइट का। वहां पर लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। उन कोर्सेज में जाकर, जैसे हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको बाकी टीचर्स और बाकी सब्जेक्ट, बाकी क्लासेस के वीडियोस भी मिल जाएंगे फॉर दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हमें बायो पढ़ना है, हमने बायो पर जाके क्लिक किया वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिखा है सिलेबस ओवरव्यू, चैप्टर 1, 1.1, 1.2। यहाँ पर सीक्वेंस में चैप्टर का कंसेप्ट, क्विक रिविजन, उसके बाद उसके हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं यहाँ सीक्वेंस में उसे देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना वॉच नाउ, इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होने लगेगा, तो आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं, ठीक। वीडियो समझ में आ गया है, देख लिया है, हेल्प मिली है, तो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन है वो बना रहे, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ भी चीज जहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई मुझे कमेंट में जरूर करना, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आई पर्सनली रिप्लाई यू, मैं आपको बता दूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो सिलेबस से रिलेटेड, और शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे फिर से मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।